अच्छा, आज जो हम पढ़ेंगे एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें दो ग्लैंड्स पढ़ेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड। तो सबसे पहले हम पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? एक्चुअली इट इज आल्सो नोन एज द हाइपोफाइसिस एंड इट इज फाउंड एट the base of the brain, about 1 centimeter in diameter, lying beneath the third ventricle in a bony cavity that is also known as sella turcica in the base of the skull. It has a complex structure. The gland, as you know, divided into two main parts, the anterior pituitary end, that is also called the adenohypophysis. देखिए ये आपका MCQ हो सकता है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी को आप एडिनोहाइपोफाइसिस भी कह आवाज सकते आपको हैं। क्लियर नहीं आ रहा मैम। ओके, अब बताएं मुझे, आवाज क्लियर है? पिट्यूटरी ग्लैंड आल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस। बताइए मुझे, आवाज क्लियर है? मैं स्टार्ट करूं आगे। क्लियर है मेरी? कौन कौन ऑनलाइन है? जिसने कहा था मेरी आवाज क्लियर नहीं है वो ही बता दें। आवाज क्लियर है अभी मेरी? जी मैम, अब सही आ रहा है। यस मैम, क्लियर है। ओके, अच्छा देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है आप हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, और इट्स डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स, दैट इज द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज आल्सो नोन एज द एडिनोहाइपोफाइसिस, एंड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसको आप कह सकते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, ये आपका एमसीक्यू बन सकता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ बोथ न्यूरल एंड ग्लैंडुलर टिश्यू। बोथ टिश्यूज प्रोड्यूस हार्मोन्स। ठीक है, एंटीरियर भी प्रोड्यूस हार्मोन्स करते हैं, पोस्टीरियर भी, दैट इफेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। Each part originates from the different embryological source. ये भी एक another MCQ आपका होगा कि embryological इसकी origin क्या है, मैं आगे स्लाइड में बताऊंगी आपको, which is reflected in their different structure and function. Adeno means related to the glands, and the adenohypophysis consists primarily of the glandular epithelial tissue. जो देखें आपका posterior part है पिट्यूटरी का, उसकी जो embryological origin है वो nervous tissue से है। ठीक है, ये भी आपका एक एमसीक्यू हो सकता है। इट्स फॉर्म फ्रॉम अ डाउन ग्रोथ ऑफ द डाइनसेफेलॉन दैट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, एंटीरियर पार्ट इज derived from the upgrowth from the oral ectoderm of the primitive oral cavity that is called Rathke's pouch. एंटीरियर पिट्यूटरी अगर हम देखें माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर करें तो हमें 3 जो है इसमें बेसिकली स्टेम सेल्स नजर आते हैं। व्हाई वी कॉल इट द स्टेम सेल्स? बिकॉज इट टेक अप द एचएनई स्टैंडिंग प्रोसीजर। आप इस तरह से इसको डिवाइड कर लें कि एडिनोहाइपोफाइसिस रिवील्स 3 डिस्टिंक्ट सेल टाइप्स, दैट इज कॉल्ड द एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड द क्रोमोफोर्स। एसिडोफिल्स एंड बेसोफिल्स जो है वो डिफरेंट class of cells में वो divide होते हैं, which have different secretory products and the target organs. Subtypes of acidophils and basophils are distinguished by HNE or other histological stand. But can be stand specifically by the immunohistochemical techniques. और वो techniques आती हैं वो आप पढ़ेंगे अपनी standing procedures में कि apart from the HNE stand कौन-कौन से आपके histochemical stands हैं जिनसे ये standing process take up करते हैं। Anterior pituitary secretes 5 different types of hormones. The capillaries in the glands are fenestrated to enable passage of the hormones from the secretory cells in the bloodstream. The anterior pituitary also contains one type of chromophore cells which stand only briefly. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 3 distinct cells start होते हैं, उसमें one of the is chromophore cells हैं। These are the resting या degranulated chromophore cells. अच्छा, ये एक स्लाइड है जो कि मैंने नेट से ली थी, विकिपीडिया से। इस स्लाइड्स में देखिए आप
ये एक मैग्नीफाइड इमेज है, ठीक है, इसको किया गया चेरी स्टेंट से। इट शोज 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोफिल सेल्स। जो पिंक वाला है वो आपका एसिडोफिल सेल्स है व्हिच आर मोर कॉमन, ठीक है, और जो पर्पल वाला है वो आपका बेसोफिल्स है। इसके अलावा 2 टाइप्स के जो वही क्रोमोफिल सेल जिसको आप एसिडोफिल और बेसोफिल्स कह रहे हैं वो डिवाइड होते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में, ठीक है, जिनका स्पेसिफिकली टारगेट ऑर्गन्स होते हैं। अच्छा देखिए, इतना ही इम्पोर्टेंट था हिस्टोलॉजिकल पर्पस ऑफ से वैसे तो है इसका वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस है, इसकी इंपॉर्टेंस है काफी। हिस्टोलॉजिकल पर्पस से आपको यही डिफाइन करना है कि जो स्टैंडिंग प्रोसीजर है वो कितने टाइप के सेल्स लेते हैं और कितने में वो डिवाइड होते हैं और इनका फंक्शंस क्या है और एम्ब्रियोलॉजिकल इसकी ओरिजिन क्या है, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, मैंने आपको बताया कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी ज़ाहिर सीक्रेट करते हैं हार्मोन्स and it looks very different to the anterior pituitary. It contains non-myelinated axons which are the neurosecretory cells. The cell bodies of these cells are located in the hypothalamus. It secretes 2 types of hormones. Another, देखिए इसका MCQ आपके पास आ गया, ये आता है और समझिए फाइनल ईयर तक ये MCQ आता है। तो आप देखें कि वो कौन से 2 हार्मोन सीक्रेट करता है, एक तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जिसको आप ADH भी कहते हैं which acts on the kidney, and second हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन जो कि एक्ट करता है यूट्रस में। अच्छा ये आपका MCQ आता है, रिपीटेड होता है, आप कोई सी भी MCQ की बुक उठा लें, बार बार ये सवाल किए जाते हैं, ठीक है। तो 4 MCQ समझे आपके इस पोर्शन से ही बन गए। थायराइड ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, थायराइड ग्लैंड भी, ठीक है। इसके फंक्शन सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि फंक्शंस क्या है। अब देखिए फिजिकल क्लास होती तो मैं आपसे भी पूछती है कि थायराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या है, वो तो सब जानते हैं कि क्या फंक्शन है। मेन फंक्शन जो है इसका वो है प्रोड्यूस करना थायराइड बेस्ड कंटेनिंग हार्मोन लाइक द ट्राईआयोडोथायरोनिन एंड द थायरॉक्सिन, ठीक है, that is T3 and T4. Another hormone is the peptide hormone that is known as the calcitonin. देखिए हम T3 को why it's so named because it contains 3 atoms, ठीक है, of the iodine per molecules, and T4 contains 4 atoms of iodine per molecule. आप सब स्टूडेंट्स के लिए ये मैं बात बोल रही हूँ, अगर देखें फिजिकल क्लास होती है तो मैं ये बात आपको समझाती, आपसे कोई भी एब्रप्टली ये सवाल कर सकता है ना, तो why T3 is so named, कोई भी वाइवा में पूछ सकता है, तो आपको बेसिक मालूम होना चाहिए कि T3 is so named because it contains 3 atoms of iodine. And T4 is so named because it contains 4 atoms of iodine per molecule. Thyroid hormones have a wide range of effects on the human body. थोड़ा ये T3 और T4 का फिर से रिपीट करना मैम प्लीज। जी जी मैं करती हूँ, आगे भी मैं रिपीट करूंगी इसी के हवाले से, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता देती हूँ कि देखिए मेन फंक्शन थायराइड का जो है वो हार्मोन्स की प्रोडक्शन है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या आता है T3 और T4, और कैल्सिटोनिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगी। व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज देखें इसका इफेक्ट बहुत है मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पर, अभी आगे स्लाइड में आपको इसका क्लियर करके बताऊंगी। T3 को हम क्यों कह रहे हैं T3, आपके जहन में ये सवाल आ सकता है ना, तो फिर आप बता सकते हैं T3 इसलिए कहते हैं बिकॉज इट कंटेन 3 एटम्स ऑफ आयोडीन पर मॉलिक्यूल, और T4 इसलिए कहते हैं कि ये 4 एटम्स ऑफ आयोडीन जो है वो कंटेन करता है पर मॉलिक्यूल। अब इसका इफेक्ट क्यों है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है थायराइड, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका इफेक्ट आता है वो मेटाबॉलिक इफेक्ट आता है। आप देख लें न्यू बॉर्न से लेकर अडल्ट तक आप जो एक मेन टेस्ट करवाते हैं वो थायराइड प्रोफाइल का टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि ये आपका इफेक्ट करता है आपके बेसल मेटाबॉलिक पे, आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर, ठीक है, आपकी ग्रोथ पे इसका इफेक्ट बहुत है। तो अभी सिर्फ मैं फंक्शंस बता रही हूँ आपको, फंक्शन में सबसे नंबर 1 इज मेटाबॉलिक। व्हाई, बिकॉज इट इंक्रीज द बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड हैव इफेक्ट ऑन ऑलमोस्ट ऑल बॉडी टिश्यूज। एपिटाइट पे इसका इफेक्ट है, एब्जॉर्प्शन सब्सटेंसेस की इस पे डिपेंड करती है, गट मोटिलिटी इस पे डिपेंड करती है, ऑल इन्फ्लुएंस्ड बाय द थायराइड हार्मोन्स because it increases the absorption in the gut, ठीक है, generation, uptake by cells and breakdown of the glucose. They stimulate the breakdown of fats and increase the number of free fatty acids. Despite increasing free fatty acids, thyroid hormone decrease cholesterol level, perhaps by increase the rate of secretion of cholesterol in bile. फिर आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इसका इफेक्ट आ जाता है, it increase the rate and strength of the heartbeat.
ठीक है। देखिए जो भी न्यू बॉर्न होता है तो सबसे पहले हम उसका टेस्ट करवाते हैं कि उसका थायराइड का फंक्शन क्या होना चाहिए, हाइपो में तो नहीं गया बच्चा या हाइपर में तो नहीं। पहले हाइपर की तो मैनिफेस्टेशन बहुत लेट होती है, लेकिन हम ये चेक करते हैं कि वो हाइपर में तो नहीं है। और इसका इफेक्ट जो है ना वो हार्ट बीट पे बड़ा है, क्योंकि इट इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीदिंग इंटैक्ट एंड कंजम्पशन ऑफ द ऑक्सीजन and increase the activity of the mitochondria. Combine these factors increase the blood flow and the body's temperature. थर्ड है आपका, देखें जैसे अभी मैंने बताया कि डेवलपमेंटल जो इसका इफेक्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ पे किस तरह से इसका इफेक्ट होता है कि ये इंक्रीज करता है ग्रोथ रेट ऑफ द यंग पीपल्स एंड सेल्स ऑफ द डेवलपिंग ब्रेन। ठीक है, जो ब्रेन अभी आपका डेवलप हो रहा है उस पर बड़ा इसका इफेक्ट है। मेजर टारगेट है ये थायराइड हार्मोन्स T3 और T4 का। Thyroid hormones play particularly crucial role in the brain maturation during fetal development. देखिए यहाँ पे ये क्लियर बात हो गई है कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है fetal development के दौरान ब्रेन की मैच्योरेशन में। ठीक है, in the first few years of the postnatal life also. Thyroid hormones play a role in maintaining normal sexual function, sleep, and thought pattern. Increased level are associated, अगर increased level होगा तो वो क्या associated होगा with the increased speed of thoughts generation but decreased focus. Sexual function including libido and the maintenance of the normal menstrual cycle are influenced by the thyroid hormones. स्ट्रक्चर क्या है, अब आप आ जाते हैं इसका स्ट्रक्चर पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्टोलॉजिकल पर्पस ऑफ। अगर देखें फिजिकल क्लास होती ना तो मैं आपको बहुत अच्छे से पीपीटी इसका बताती आपको, आपसे पूछती भी। थायराइड ग्लैंड देखिए बेसिकली इज अ बाइलोब्युलर एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज फाउंड इन द नेक एंटीरियर एंड इंफीरियर टू द लेयर्स। ये इसका एमसीक्यू भी आ सकता है अगर आया तो। ठीक है, द lower 2/3 of these lobes are connected by a thin band of tissue called the thyroid isthmus. अच्छा देखिए मैं आपको एक बात समझा रही हूँ, थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा। बार बार एक बात समझा रही हूँ, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, वो बस जो कहा है आपको थायराइड पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, the main purpose of this organ is to produce, store and secrete the iodine based hormones, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कौन सा, आइडोथायरोडीन एंड थायरोक्सिन, जिसको आप T4 भी कहते हैं। These hormones have various effects on fat, protein and carbohydrate metabolism as well as on the development, especially the CNS and the general growth. Thyroid gland is unusual in that the hormones are stored in cavities surrounded by the secretory cells which make up a follicle. To secrete the hormone is reabsorbed from the cavity and then released into the surrounding interstitial spaces. The stored hormone is bound to the glycoprotein and this stored hormone is called folate. अच्छा देखिए इसको हम अलग अलग करके एलिब्रेट करके इसको पढ़ते हैं। इसका जो मेन स्ट्रक्चर है मैं भी आगे आपको बताऊंगी कि माइक्रोस्कोपिक या माइक्रोनेट में आप इसको किस तरह से आसान करके पढ़ेंगे। अभी मैं आपको कंसाइज करके बता रही हूँ। देखिए फंक्शनल यूनिट तो मैंने आपको बता दिया कि हर एक का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है, तो इसका भी फॉलिकल थायराइड फॉलिकल है जो कि लाइंड बाय होते हैं फॉलिकुलर सेल्स जिसको आप थायरोसाइट्स कहते हैं, एंड ओकेजनल पैराफॉलिकुलर सेल्स सराउंडेड बाय द ल्यूमेन कंटेनिंग कोलाइट। अच्छा अगेन रिपीट हो रहा है कि कौन कौन से हार्मोन्स कोई चीज है और उसके फंक्शन के बारे में बता रहे हैं। जो कैल्सिटोनिन है प्लेज an important role in the calcium homeostasis. Secretion of the two thyroid hormones is regulated by the thyroid stimulating hormone, which is secreted from the anterior pituitary gland. Thyroid stimulating hormone is regulated by the thyroxine releasing hormone, which is produced by the hypothalamus. ठीक है, TSH को भी रेगुलेट किया जा रहा है TRS से, जो कि प्रोड्यूस होता है बाय द हाइपोथैलेमस। अब देखिए माइक्रोनेट में आप इस तरह से इसको पढ़ेंगे कि बेसिक कंपोनेंट सबसे पहले आप पढ़ लें। इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या मैंने आपको बताया था कि थायराइड फॉलिकल होता है। ठीक है, नंबर 1 थायराइड फॉलिकल, ये क्या होते हैं, ये स्मॉल स्फेरिकल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स हैं। इसकी मेजरमेंट बताइए 0.02 से लेकर 0.9 मिलीमीटर इन डायमीटर, दैट प्ले द मेन रोल इन द थायराइड फंक्शन। Means these follicles are the basic functional and structural units of the thyroid gland that produce thyroid gland. They are variable size and are tightly packed, composing
composing the bulk of the thyroid gland. Follicle consists of a simple, अब यहाँ पर आपका हिस्टोलॉजी आ जाता है कि follicle की composition क्या है. It's composed of a layer of simple epithelium enclosing cavity, जिसको आप follicular cavity, अभी आपको बताया था कि ये cavity में enclosed होता है. The thyroid gland is unusual because ये हार्मोन जो कि स्टोर होता है कैविटीज में, surrounded by the secretory cells which make up a follicle. ये देखिए, ये फॉलिकल आपके हैं और सिंपल एपिथेलियम है इनक्लोज इन अ कैविटी, जिसको फॉलिकुलर कैविटी कह रहे हैं. और कैविटी जो है वो फिल्ड हो रही है जेल लाइक विस्कस आयोडीन रिच मटेरियल, जिसको आप कोलाइट कहते हैं. ठीक है. इंटरफॉलिकुलर जो इसके स्पेसेस हैं वो फिल्ड हैं बाय द रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू से, एडपोज टिश्यू से एंड ब्लड वेसल्स से. कोलाइट के बारे में है, देखिए पहला स्ट्रक्चर हमने बताया थायराइड फॉलिकल होता है. मैं आगे आपको बताऊंगी सेकंड स्ट्रक्चर इसका क्या होना चाहिए. कोलाइट के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये स्टेन होता है पिंक. ठीक है. बल्कि कोलाइट के बारे में आपको लास्ट में बताऊंगी. ये आप देख लें, थायराइड फॉलिकल है, कोलाइट इसके अंदर पिक्चर है. अच्छा, सेकंड मैंने आपको बताया था कि इट सराउंडेड बाय द थायराइड फॉलिकल सेल्स या एक्टिव सेल्स. तो वो सबसे पहले आप थायराइड फॉलिकल बोलेंगे, फिर सेकंड आप थायराइड फॉलिकल एक्टिव सेल्स बोलेंगे. ये सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम्स होते हैं which form the outside layer of each thyroid follicle. The core of the follicle is surrounded by a simple layer of the follicle cells. When stimulating by the thyroid stimulating hormone, these secrete T3 and T4. एक मिनट रुकिएगा. जी देखिए, ये जो है when stimulated by the thyroid stimulating hormone, these secrete the thyroid hormone, that is T3 and T4. Follicle cells vary in the shape from flat to cuboid to columnar depending on how active they are. Follicular epithelium is a simple epithelium. वही अभी आपको मैंने बताया था कि डिपेंड करता है कि सिंपल क्यूबाइड और उसकी कितना वो एक्टिव है, उस हिसाब से इसकी चेंजेस आती हैं. क्योंकि ये लो columnar भी है, क्यूबाइडल भी है, स्क्वामस सेल्स भी हैं, depending on the level of the activity of the follicle. जब ये एक्टिव होते हैं, they appear cuboidal to low columnar, but when they are inactive, the cells are squamous. ठीक है. अच्छा, अब आपके पास आ जाते हैं जो थर्ड कंपोनेंट्स हैं. आपने थायराइड फॉलिकल पढ़ा, थायराइड फॉलिकुलर सेल्स पढ़े. अब आपके पास आ जाते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स. पैराफॉलिकुलर सेल्स क्या है कि ये स्कैटर्ड होते हैं अमंग फॉलिकुलर सेल्स के दरमियान ही ये स्कैटर्ड होते हैं. एंड इन स्पेसिस, अब ये देखिए कि ये स्पेसिस में होंगे बिटवीन द स्फेरिकल फॉलिकल्स के दरमियान another type of the thyroid cells, that is parafollicular cells. ये क्या secrete करते हैं, क्या इनका रोल है कि they secrete calcitonin and are so called C cells. C cells appear clear due to the fact that they are lightly stained on the HLE filtration. अच्छा, अब ये देखिए, they can be बीट हो गई ये स्लाइड. They can be found within the basal lamina of the thyroid follicles without extending to the follicular lumen or between thyroid follicles in the interfollicular spaces, either singly or in the form of the growths. Parafollicular cells are subtypes of neuroendocrine cells. That is, it is a mind precursor of death and decarboxylation that produce thyrocalcitonin या आपको calcitonin कहते हैं. ठीक है. सिंपल जो इसको याद रखने वाला पॉइंट है ना, तो आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये फॉलिकुलर सेल्स के दरमियान में स्कैटर्ड होते हैं और ये सी सेल्स भी कहलाते हैं बिकॉज ऑफ द क्लियर अपीयरेंस. और अब ये थर्ड इसकी जो पॉइंट होगा वो ये कह सकते हैं कि ये प्रोड्यूस करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, दैट इज कैल्शियम. ठीक है, इतना भी याद कर लेंगे तो इससे ना. और इसके अलावा ये कैल्शियम की रेगुलेशन करते हैं. किस तरह से कि बाय द डाउन रेगुलेटिंग bone resorption, breakdown of the bone and subsequent release of the minerals in the to the blood and limiting the calcium reuptake in the kidneys. किस तरह से ये बैलेंस करते हैं. अच्छा, फोर्थ आप जो इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो है थायराइड कैप्सूल. Thyroid capsule is a fibrous capsule encloses the entire thyroid gland
From it extend thin polygynous septa which divide the thyroid follicle into lobules. अच्छा एक मिनट दीजिएगा मैं बताऊं. तो जी अब मैंने आपको पहले बताया था कि कोलाइट के बारे में आपको अलग से बताऊंगी. पांचवा जो इसका स्ट्रक्चर है माइक्रोलाइट वाला स्ट्रक्चर वो आपको कोलाइट के बारे में पढ़ेंगे. कोलाइट इज वेरी क्लियर विस्कस के जेल टाइप का सब्सटेंस होता है. ठीक है. एमॉर्फस कह लें इसको, एसेलुलर कह लें, प्रोटीनेशियस मटेरियल खिलाता है. ये कहाँ पे होता है? सेंटर ऑफ द ईच थायराइड फॉलिकल्स के अंदर. जब मैं भी आपको बताती देखिए एफएनसी प्रोसीजर के दौरान इस कोलाइट का बहुत रोल है. ठीक है. जब आप क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला तो मैं बताऊंगी आपको कोलाइट क्या होता है, किस तरह से ये इसको मटेरियल को हम लेते हैं और क्या इसमें नजर आता है. ये प्रोटीनेशियस मटेरियल होता है, बिल्कुल शाइनिंग सा मटेरियल होता है और इट्स इनएक्टिव प्रिकर्सर है ये T3 और T4 का. It is made up of the glycoprotein जिसको आप कहते हैं thyroglobulin से ये made up होता है और epithelial cells which is bound to the iodine. The colloid stain pink होता है with HLE while the follicular cells जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसकी purple appearance होगी. The degree of the activity of the follicle can be assessed based on the appearance of the colloid it contains. अगर inactive follicular ल्यूमिना होगा और लार्जर होगा तो colloid is abundant होगा. Means कि inactive follicular lamina में ये abundant होगा और appear solid होगा. If it is active follicular lamina तो colloid आपका material जो होगा वो ना होने के बराबर होगा. मींस कि नॉन colloid material में absent होगा या तो होगा नहीं या बहुत लिटिल होगा. अच्छा इसी के बारे में आपको colloid के बारे में थोड़ा और बताना था आपको. एक पीछे स्लाइड है उसमें बताती हूँ आपको ये. अच्छा मैंने आपको अभी बताया था कि इसकी अपीयरेंस होती है. अच्छा ये पूरी स्लाइड रिपीट हो गई है. ठीक है. अच्छा ये सब आपने बता दिया कि सबसे पहले आपको थायराइड ग्लैंड को डिफाइन करना है, उसका फंक्शन बताना है. ठीक है. और फिर उसके बाद आप इसका माइक्रो जो हिस्टोलॉजिकल बेस पे जो मैं आपको बता रही हूँ उसको आपको सिर्फ मेन स्ट्रक्चर करके याद करना है कि मेन स्ट्रक्चर आपका फॉलिकल आ गया, फॉलिकल सेल्स आ गए, आपके पैराफॉलिकल सेल्स आपके आ गए, थायराइड कैप्सूल्स आपके आ गया और कोलाइट आ गया. ये मेन बेसिक इसका इस तरह से पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी. अच्छा अब आप पढ़ते हैं अगर थायराइड ग्लैंड वेल फंक्शन करे मींस के इसमें प्रॉब्लम आ जाता है, ये फंक्शन प्रॉपर्ली ना करे तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है. सिंपल करके अगर आप बताएं एक सवाल मैं पूछूं और आप सिंपल करके उसको कहते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, ट्रैफिकिज्म हो सकता है, एक्सेडिमा हो सकता है, ग्रेव डिजीज हो सकता है. इसमें इंपॉर्टेंट आपका हाइपो हाइपर और ग्रेव डिजीज आ जाता है. ठीक है. तो हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि अगर हाइपोथायराइडिज्म होता है तो क्या होगा कि थायराइड हार्मोन्स की एक्सेस प्रोडक्शन हो जाएगी तो जिसको आप क्या कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म. ये भी आपका एमसीक्यू हो सकता है. देखें मुझे मालूम है आपको आता है सब चीजें लेकिन तब तो हम सब कुछ जानने के बावजूद भी थोड़ी सी मिस्टेक कर जाते हैं. वो इसलिए कि ज़ाहिर हमारा फोकस्ड होता है, पढ़ रहे होते हैं तो माइनर चीज को भी मिस्टेक करके आ जाते हैं. तो हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा अपोजिट करके आ जाते हैं. अब जैसे हाइपरथायराइडिज्म में आपके पास जो कॉजेस में आ जाता है वो ग्रेव डिजीज है कि ग्रेव डिजीज की वजह से थायराइड हो जाता है. टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गॉइटर है. आप थर्ड ईयर में आएंगे पेशेंट्स को देखेंगे तो आपको गॉइटर के पेशेंट्स नजर आएंगे. सिंगल गॉइटर के साथ आएंगे. गॉइटर क्या होता है कि एक प्रोट्रूजन होता है, एक ऐसा लगेगा कि बिल्कुल एक हार्ट सी आपको जैसे उठली कह लें उर्दू में कि वो आपको नजर आएगी नेक के बिल्कुल इन फ्रंट. किसी की सिंगल होती है, किसी की मल्टीपल होती है. हाइपोथायराइडिज्म में अगर आपको मल्टीपल नजर आती है तो आप कह सकते हैं कि मे बी ये पेशेंट हाइपर में जा रहा है. सॉलिटरी थायराइड एडिनोमा हो सकता है, इन्फ्लेमेशन भी रीजन हो सकता है, पिट्यूटरी एडिनोमा भी रीजन हो सकता है हाइपोथायराइडिज्म का. वो क्यों कि इट सिक्रेट्स द एक्सेस TSH. और अनदर कॉज जो है आपका वो क्या है, एक्सेस आयोडीन की अवेलेबिलिटी हो कि आपने आयोडीन का एक्सेस अमाउंट ले लिया है
ठीक है, ज्यादा इंजेक्ट कर लिया उसको, या इंड्यूस बाय द ड्रग एमिड्रोन। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केमिस्ट्री में आता है, अभी तो नहीं आएगा आपके, जब आप एमफिल या कुछ भी करना चाहेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन, उसमें एक आता है एमसीक्यूज कि कौन सी ड्रग जो है इसको इफेक्ट करवा सकती है, तो उसमें ड्रग का नाम भी आपके पास आ गया, एमिड्रोन है, या फॉलोइंग आप आयोडीनेटेड कंट्रास्ट इमेजिंग अगर आप यूज करते हैं वो भी रीजन हो सकता है। Hypothyroidism often causes a variety of non-specific symptoms including weight loss। अच्छा यहाँ पर अब देखें, इसको अच्छे से आप समझिएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म क्या क्या करवा सकता है, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हो सकते थे। देखिए हमारे पास पेशेंट आते थे तो हमें अच्छा कराया जाता, अल्लाह का शुक्र है, तो पूछा जाता था, सर पूछते थे तो आप बताइए इसका हाइपर होगा या ये हाइपर होगा, हाइपो होगा, तो आप उसकी कंडीशन सिम्टम से अंदाजा लगा लेंगे। ठीक है, हाइपर पेशेंट में आईज की प्रोविजन भी बड़ी होती है, तो आपको आसानी से आप उसको कर सकते हैं डायग्नोस। उसमें ये हो सकता है कि वेट लॉस हो सकता है, इंक्रीज एपिटाइट है, इंसोमिया है, कि आप डिक्रीज टॉलरेंस ऑफ हीट है, ट्रिमर्स हैं, पैल्पिटेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे ट्रिमर और पैल्पिटेशन आ जाता है, एंजाइटी नर्वसनेस। अभी कह सकते हैं हर पेशेंट अगर एंजाइटी नर्वसनेस का आ गया या ट्रिमर है तो उसको यही होगा, आप उसको क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे। देखिए मैंने बताया था ट्रिमर को चेक करने का भी आप तरीका करेंगे, पेशेंट आपके पास आता है फिर इसीलिए तो आप सबसे पहले ये चेक करेंगे इन सम केसेस, क्योंकि फिर आप इसी से कोरिलेट करेंगे ना पेशेंट्स को कि उसके सिम्टम्स तो ये बता रहे हैं तो आपके जहन में ये चीज आ रही है। इन सम केसेस इट कैन कॉज चेस्ट पेन, डायरिया, हेयर लॉस, सम केसेस में वीकनेस भी करवा सकती है। ठीक है, आप ये सिम्टम मैनेज तो हो सकती है टेम्पररी ड्रग से, जैसे कि आप बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट जब तक कि थायराइड का फंक्शन आप सही नहीं होगा सही, ये बिल्कुल सिम्टम्स चलती रहेंगे, भले आप उसको ड्रग्स के जरिए इसको ट्रीट कर लें। अच्छा आप आ जाते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। देखिए हाइपोथायरॉयडिज्म डायग्नोस करना बहुत आसान है, क्योंकि इसके पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है। हाइपो में क्या होता है कि अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड है, और मेजॉरिटी पेशेंट प्रेजेंट ही हाइपो में आते हैं। अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड रिजल्ट्स इन द हाइपोथायरॉयडिज्म। टिपिकल सिम्टम्स इसकी क्या होनी चाहिए, वहां देखिए वेट लॉस हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, एबनॉर्मल वेट गेन हो रहा है, टायर्डनेस हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, वहां डायरिया हो रहा है। ठीक है, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, हेयर लॉस है, और यहाँ कोल्ड इंटॉलरेंस है, वहां पे हीट इंटॉलरेंस था। इसे कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आसानी हो जाएगी। स्लो हार्ट रेट है, iodine deficiency is the most common cause of hypothyroidism worldwide, and the autoimmune disease जिसमें आप Hashimoto thyroiditis is the most common cause in the developed world। यानी डेवलपिंग कंट्री में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये डेवलप्ड वर्ल्ड में बहुत कॉमन है। ठीक है, हमारे तो बेचारे यहाँ पर आयोडीन की डेफिशिएंसी ज्यादा कॉमन है, बाहर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे जापान वगैरह, उसमें हाशिमोटोस का बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे ये डिजीज बहुत कॉमन है, ऑटो इम्यून है, क्योंकि इसके खिलाफ एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है ना। अच्छा देखिए अदर कॉजेज क्या हो सकती हैं, आपकी कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज हो सकती है ड्यूरिंग कॉजिंग ट्रांजिएंट इन्फ्लेमेशन या सर्जिकल रिमूवल या रेडियो एब्लेशन ऑफ द थायराइड। ड्रग्स में आपको बताया, ठीक है, वो रीजन हो सकती है कि कंटिन्यूअस इतनी ड्रग्स लेनी आपने एमायोडेरोन की कि उसने थायराइड को ही हाइपो में चला गया है, लिथियम के इंटेक आपने ले लिया है। ठीक है, और ये कुछ डिजीज है, एमाइलोइडोसिस है, साइकोडोसिस है। ठीक है, इसमें भी थायराइड का मेल फंक्शन हो जाता है। सम फॉर्म ऑफ हाइपोथायरायडिज्म कैन रिजल्ट इन मैक्सिडिमा एंड सीवियर केसेस कैन रिजल्ट इन द मैक्सिडिमा कोमा। अच्छा देखिए ग्रेव डिजीज मैंने आपको बताया कि वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्या है कि बस इसके बाद एक ही स्लाइड है फिर बंद कर देंगे। ग्रेव डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर दैट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायरायडिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक अननोन रीजन की वजह से ऑटो एंटीबॉडीज बॉडी के अपने ही खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज डेवलप हो रही है, और ये किस में डेवलप हो रही है, अगेंस्ट द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर के खिलाफ ये जनरेट हो रही है। These antibodies क्या एक्टिवेट करवाती है, जाहिर रिसेप्टर के खिलाफ, जो कि थायराइड को स्टिमुलेट कर रहा है हार्मोन, उस रिसेप्टर के खिलाफ ये एंटीबॉडी डेवलप कर रही है, तो जाहिर उसको एक्टिवेट करेगा, जिसके नतीजे में क्या हुआ कि डेवलपमेंट ऑफ क्वाइटर की अपीयरेंस होना शुरू हो जाएगी, और सिम्टम्स की आने शुरू हो जाएंगे हाइपोथायरायडिज्म की, जैसे कि मैंने आपको बताया क्या होता है इसमें, हाइपर में हीट टॉलरेंस इनटॉलरेंस होना शुरू हो जाएगा, वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, डायरिया होना शुरू हो जाएगा, एंड द पाल्पिटेशन।
अच्छा, ओकेजनली ये एंटीबॉडीज ब्लॉक कर सकती हैं बट डू नॉट एक्टिवेट द रिसेप्टर्स लीडिंग द सिम्पटम्स एसोसिएटेड विद द हाइपोथायरायडिज्म। अच्छा, ये एक ओकेजनल है जिसको आप अपने पास रखें। अच्छा, जनरल अगर आप देखेंगे तो इसमें आइस की प्रोट्रूजन्स होती है ग्रेव डिजीज में। ये आपका देखिए एमसीक्यूज है, आज एमसीक्यूज बहुत बन रहे हैं इसमें, तो ये इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि इन टॉपिक्स में से एमसीक्यूज आते हैं। पिट्यूटरी हो गया या थायराइड हो गया, इसमें से आते हैं। ग्रेव डिजीज की मैनिफेस्टेशन किस तरह से होगी कि प्रोट्रूजन होना शुरू हो जाती है आइस की, जिसको आप कहते हैं ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी, मे बी स्वेलिंग इन फ्रंट ऑफ द शेड्स। ग्रेव डिजीज को आप कैसे डायग्नोस करेंगे? बाय द प्रेजेंस ऑफ द pathognomonic features like the involvement of the eyes and shins and isolation of the antibodies। आप सेल्स आप थेरेपी टेस्ट करवाएंगे, वो सब चीजें उसको शो करेंगी। इसके अलावा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप थर्ड ईयर में सीखेंगे, वो सब चीजें आपको अंदाजा हो जाएंगी। अच्छा, ग्रेव डिजीज को ट्रीट किया जाता है विद एंटीथायराइड ड्रग से, जैसे कि प्रोपाइल थायोयूरेसिल से, which decrease the production of the thyroid hormone, but a high rate of relapse के इसके बड़े चांसेस हैं। मैंने आपको बताया ना कि टेम्पररी बेस पे तो आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि चांसेस हैं रिलैप्स के। अगर आई की इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फिर तो आप रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज कर सकते हैं ताकि ग्लैड को अप्लाई किया जा सके। ये एक चॉइसेस होते हैं, ठीक है, ये डॉक्टर आपका क्या सोचता है। अच्छा, इन सब से हटके हाइपो हाइपर ग्रेव से हटके एक मैंने आपको बताया बार बार कि क्वार्टर अपीयर हो जाता है ना, अगर हाइपर भी होगा या हाइपो भी होगा तो क्वार्टर अपीयर हो जाएगा। एक व्हाट इज क्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बता सकते हैं कि एक enlarged thyroid gland इट्स आल्सो कॉल्ड द क्वार्टर। क्वार्टर इज प्रेजेंट इन सम फॉर्म्स इन अबाउट 5% ऑफ द पीपल एंड द रिजल्ट ऑफ द नंबर ऑफ कॉजेस जिसमें आईवी डेफिशिएंसी सबसे सेरोफेरस है। ठीक है, टॉप मोस्ट आपका क्या कॉज होगा क्वार्टर का, कि आप आराम से कह सकते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी की वजह से ये अपीयरेंस होना शुरू हो जाता है इन फ्रंट ऑफ द नेक में। ऑटोइम्यून डिजीज जिसमें बहुत ग्रेव डिजीज भी आ जाती है, आपकी हाशिमोटोस भी आ जाती है, इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन है, या ऐसी डिजीज जो इन्फिल्ट्रेटिव डिजीज है जो कि थायराइड को भी उसने आसानी के साथ वो रीच कर गया, एक्सेस किया, जिसमें सार्कोइडोसिस हो गया या एमाइलोइडोसिस जिसने इन्वॉल्व कर लिया थायराइड को भी, उन केसेस में भी क्वार्टर की अपीयरेंस हो सकती है। ठीक है, और कभी कभार क्या होता है कि कोई कॉज ही नहीं समझ में आता तो आप उसको सिंपल गॉइटर कहते हैं। सम फॉर्म्स ऑफ गॉइटर एसोसिएटेड होते हैं पेन के साथ, ज्यादातर केसेस विदाउट पेन के साथ आते हैं पेशेंट्स के। क्लिनिकल में आप बहुत पेशेंट्स आएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। whereas many do not cause any symptoms. Enlarged goiters may extend beyond the normal position of the thyroid gland. साइड से जैसे जैसे बढ़ेगा तो वो उसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करेगा। To below the sternum around the airway of the esophagus. Goiter associated हो जाता है हाइपर और हाइपर दोनों कंडीशन के साथ relating to the underlying cause of the goiter। ठीक है, अब ये देखिए इसकी कॉजेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी क्लिनिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लिनिकल जब आप थर्ड ईयर में आएंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हाइपर और हाइपर का डिफरेंशिएशन जो है वो आपको आना चाहिए, ये इसके मेन के फंक्शन होना चाहिए, और इसका माइक्रो जो एनाटॉमी है या हिस्टोलॉजी है आपको किस तरह से पढ़नी वो आनी चाहिए। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह ताला अगर कॉलेज ओपन होते हैं तो फिर इंशाल्लाह मंडे से आपकी बकायदा क्लासेस होंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अवेश अगर आप मौजूद है तो प्लीज मुझे अटेंडेंस दें। ठीक है, और अगर अवेश नहीं है तो शायान आप जो है मुझे अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट सेंड करवा दीजिएगा अवेश के थ्रू। कौन है मौजूद मुझे बताएं? अवेश है, ठीक है, अवेश आप जो है अटेंडेंस मुझे सेंड कर दें स्क्रीनशॉट लेकर। अच्छा, मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ। ठीक है, Recording stopped.